इस बार का जो बजट है साल 2026-27 का, उसको लेकर के यह तय किया जा रहा है कि इसको कैसे देखा जाना चाहिए, आँका जाना चाहिए, बजट कैसा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कम करता है। ये देश के आगे आने वाली सालों के लिहाज से तैयार किया गया है। महिलाओं के लिए बहुत बेहतर बजट है। लेकिन आम आदमी सोचता है कि उसके हिस्से में क्या आया है? अब इस बजट को आपके लिहाज से आने वाले सालों में देश की तरक्की, उसकी मजबूती के नज़रिए से और फिर बाकी जो सालों के बजट रहे हैं, उन सबों को देखते हुए इस बार निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार जो रिकॉर्ड बजट पेश किया है, इसको कैसे आँका जाना चाहिए, कैसे समझा जाना चाहिए और ये आम आदमी के समझ में कैसे आ जाए, इसकी खातिर हमने अपने 2 मेहमानों को बुलाया है। आप दोनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत लोग आपको सुनते हैं सोशल मीडिया पर, दीपक वाधवा जी हैं, सागर सिन्हा हैं, आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। सागर, मोटे तौर पे जब बजट आता है, तो आम आदमी को लगता है कि मुझे टैक्स में कुछ रियायत मिल जाए, मेरी कहीं सेविंग्स हो तो वहाँ कुछ राहत मिल जाए, मैं मकान खरीदने जाऊँ तो होम लोन में कुछ कमी आ जाए या फिर मकान बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन पर थोड़े-थोड़े टैक्स कम हो जाएँ तो मकान सस्ता हो जाए। खरीदारी करने के लिए हम जहाँ कहीं भी जाएँ या तो वो चीज़ सस्ता हो जाए, मेरे पॉकेट में पैसा ज़्यादा आ जाए। अब कहा ये जा रहा है कि ये दोनों स्थितियाँ इस बजट से नहीं बन रही। इस बजट को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इस बजट को ना 90-10 के हिसाब से देखता हूँ। 90-10 क्यों? 90% चीज़ें मुझे अच्छी लगी इसमें, 10% चीज़ें बुरी हैं। लेकिन जो 90% चीज़ें अच्छी हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में किसी को भी अच्छी नहीं लगेंगी। हुँ, उसको भी ढंग से समझने के लिए, ढंग से उसकी अच्छाई देखने के लिए आपको कम से कम 2 से 3 साल बाद का इम्पैक्ट देखोगे, तब वो अच्छा लगेगा। क्योंकि साल 2 साल में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये बजट अगर बोला जाए कि शॉर्ट टर्म के लिए बजट कैसा है, तो बेकार है। लॉन्ग टर्म के लिए बजट ये सच में है और कई सारे मायने हैं उसके और वो हम बात जैसे करेंगे जैसे जैसे आपने बताया। हाँ, जैसे मैं बताता हूँ। तो कोई भी बजट जो होता है ना, देश की जो हालत सिचुएशन चल हुँ, रही है उसके अकॉर्डिंग होता है। अभी जो सिचुएशन है, पिछले 1 साल का अगर डेटा देखा जाए, सरकार के टैक्स की कमाई की ग्रोथ कितनी है? हुँ, 8% है पिछले साल की टैक्स की कमाई की ग्रोथ। उसके पिछले साल आप देखोगे तो 17% थी। मतलब आधी हो गई सरकार के टैक्स की कमाई की ग्रोथ। हुँ, जीएसटी अगर आप देखोगे, तो तकरीबन 7.5% के आसपास का ग्रोथ था पिछले के पिछले साल। पिछले साल 6% के आसपास रहा है, तो जीएसटी में भी कमाई। तो मोटा-मोटी ये दिख रहा है कि सरकार की कमाई की जो स्पीड है, वो लगभग आधी हो गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर सरकार की कमाई की ग्रोथ अगर आधी हुई है, तो सरकार के पास कितना बफर है खर्च करने के लिए। अच्छा, जब बफर लिमिटेड है, तो सरकार को ये बड़ा दिमाग लगा के थोड़ा पेशेंटली डिसाइड करना पड़ेगा कि किस जगह खर्च करें। वहाँ खर्च कर दें जिससे आदमी को तुरंत फ़ायदा मिले लेकिन वो शॉर्ट टर्म में खत्म हो जाए, या वहाँ खर्च करें जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में हो लेकिन बड़ा इम्पैक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है तो सरकार ने जो इस बार बजट खर्च करने की बात करी है ना, वो शॉर्ट टर्म में तो कतई नहीं है। वो लॉन्ग टर्म की चीज़ है, उसको खर्च करना, उसका इम्पैक्ट दिखने में 2 से 3 साल ज़्यादा लगेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बताता हूँ मैं, आज हमने प्री एनालिसिस में भी बात करी थी, प्री बजट में भी, कि सबसे टॉप प्रायोरिटी सेक्टर सरकार का डिफेंस होना चाहिए इस वक़्त। क्यों कहना? आप देखो, कनाडा देखो, पाकिस्तान देखो, आप जितने भी देश देख लो, बड़े-बड़े देश देखो, हुँ, हुँ, सबने अपने डिफेंस बजट को 10-12%, 15% बढ़ा दिया है। हुँ, हुँ, ट्रंप ने तो यो ये खुला अनाउंस कर दिया है कि मैं अगले साल से 50% बजट बढ़ा रहा हूँ यूएस का। हुँ, तो इसका मतलब पूरी दुनिया की इकोनॉमी अगर देखा जाए तो हर कोई लड़ाई के मूड में चल रहा है, हुँ, हुँ, अनसर्टेनिटी के मूड में। हुँ, ऐसे में इंडिया के लिए ज़रूरी है कि ये भी अपना डिफेंस बजट बढ़ाए, नंबर 1 कारण। दूसरा कारण बनता है कि अगर डिफेंस का बजट बढ़ता है ना, तो हम अब वो देश रहे नहीं कि सिर्फ़ बाहर से हम डिफेंस के चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं। अब हम वो देश बन चुके हैं कि हम खुद की चीज़ भी बनाते हैं और दूसरों को बेचते हैं। तो यानी कि डिफेंस में अगर पैसा लगा है तो हम अपने आप की मजबूती तो कर रहे हैं, सुरक्षा तो बढ़ा रहे हैं, साथ में धंधा भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैन पावर क्रिएट होगा, जॉब्स क्रिएट होंगी, एमएसएमईज़ को काम मिलेगा। तो इसका मतलब डिफेंस ऑन प्रायोरिटी था और ये हुआ। अब डिफेंस से आम आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? वो कहेगा मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन सोच के देखिए, कोई बाहर वाला अगर देश पे अटैक करके जाए, फिर अटैक का मतलब किस पे? आपके घर पे ही तो आँच आएगी। हुँ। तो सरकार ने अगर उधर खर्च करा है तो आपको डायरेक्ट फ़ायदा तो नहीं दिख रहा, लेकिन इनडायरेक्ट तो ज़रूरी था ना वो आपके लिए।
तो ये फ़ायदा आम आदमी का हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब मैं यहाँ पर सरकार को डिफेंड कतई नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई सरकारी आदमी हूँ नहीं, बीजेपी, कांग्रेस करने वाला आदमी हूँ नहीं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो मैं बता रहा हूँ। डिफेंस एक प्रायोरिटी है, मैं आऊँगा। बाकी जो ज़रूरी मसले हैं, उन पर भी चर्चा होगी क्योंकि डिफेंस का ज़िक्र छिड़ गया है। हिंदुस्तान के सामने चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास करके डिफेंस के सेक्टर में आ जाता है कि हम अपने डिफेंस के साजो-सामान को अपग्रेड करें, उनका मॉडर्नाइज़ेशन करें और हमारे जो दुश्मन अभी हैं, ख़ासकर चाइना, उसके मुकाबले में हिंदुस्तान की ताकत को लाके खड़ा करें। 7 लाख करोड़ से ज़्यादा का बजट है। 2,19,000 करोड़ के आस-पास मॉडर्नाइज़ेशन पर ही है, यानी लगभग 30% के आस-पास। ये जो बजटरी एलोकेशन है डिफेंस के लिए, इसको आप कितना सफिशिएंट मानते हैं या फिर ये ठीक है? देखिए सफिशिएंट तो नहीं है, जितना बड़ा देश है भारत, उस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि सफिशिएंट तो नहीं है। हमारा बजट इससे और ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन सवाल वही है कि बजट कैसे होगा? जब आमदनी होगी, आमदनी कैसे होगी? आमदनी जैसा अभी सागर भाई ने एक डेटा दिया, बहुत अच्छा डेटा है कि सरकार वही पैसा आप लोगों को दे सकती है जो उसकी आमदनी हो। अभी 6 महीने पहले जीएसटी 2.0 आया। जब सरकार ने जीएसटी की रियायतें कम कर दी, जीएसटी की जो दर थी वो कम कर दी, तो लोगों को रियायत बढ़ गई। अब आपको ये तो चाहिए कि आप परचून की दुकान में जाएं, आपको साबुन तेल पानी सस्ता मिले, तो सस्ता मैन्युफैक्चरर ने तो किया नहीं, किसने किया? सरकार ने जीएसटी कम करके किया। तो उन्होंने आपको डायरेक्ट इस बार इनकम टैक्स नहीं दिया, लेकिन वो बेनिफिट तो आपको पहले ही दे चुके हैं ना। तो अगर मैं 100 रुपए कमाऊंगा तो मैं उसको ही बजट को एलोकेट करूंगा। इसको आप ऐसे समझिए कि एक व्यक्ति है, कोई घर चला रहा है अपना, उसकी सैलरी मान लो 1 लाख रुपए है, अब उसको बच्चे भी पढ़ाने हैं, तो हम बच्चों को पढ़ाने की सबसे प्राथमिकता समझते हैं घर में, तो वो डिफेंस बजट हो गया हमारा, एक तरह से देश के उस पर अगर सोचा समझा जाए। उसके बाद देश भी चलाना है, सब्सिडी भी देनी है, तो मोदी जी कोई पैसा कहीं से लाएंगे तो नहीं, जो कलेक्ट हो रहा है वही तो बांटेंगे। तो सेकेंडली अब इसमें दो चीज हैं कि आप एक बच्चे को सारी जिंदगी सब्सिडी देते रहें कि बेटा बाप बैठा है तू खर्चा करता जा, या आप उसे ही सक्षम बना दें। तो आज का बजट, जैसा सागर भाई ने भी बोला, कि हमें आज नहीं दिखेगा, इसका बेनिफिट हमें दिखेगा 2 5 10 20 साल बाद, जब एम्स बनेंगे। तो एम्स केवल इलाज के लिए तो है नहीं, वहां तो पढ़ाई भी होती है, आपको नए डॉक्टर्स मिलेंगे। ये जो आयुर्वेदा वाले एम्स हैं। आयुर्वेदा वाले भी हैं, वैसे भी हैं ना, एम्स भी तो बन रहे हैं। हुँ, सेकेंडली, आज आप देखिए इस बार एजुकेशन पे काम किया गया है, तो एजुकेशन पे अगर काम होएगा तो लोग सक्षम बनेंगे। अगर मैं कमाऊंगा तो मुझे सब्सिडी सब्सिडी की क्या जरूरत है? तो सरकार ने कहा भाई सब्सिडी तो हम दे रहे हैं, लेकिन क्या क्यों नहीं हम इस बच्चे को भी सक्षम बनाएं, क्यों नहीं हम रोजगार बनाएं? एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को बहुत बाद में समझ आती है, मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं। दिल्ली से आगरा तक का जो है एक हाईवे बना आज से 10 साल पहले, वो हुँ। किसी भी सरकार ने बनाया, उसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन एक हाईवे बना, या पूरे दिल्ली में आज मेट्रो बन गई। आपने भी सुना होगा, आप कहीं प्लॉट लेने जाते हैं, जगह लेने जाते हैं, या दुकान खरीदने जाते हैं, या फ्लैट लेने जाते हैं, तो आपसे प्रॉपर्टी डीलर कहता है सर अभी ले लो, सस्ता मिल रहा है, मेट्रो आने वाली है, जिस दिन मेट्रो आ जाएगी उस दिन जो है ये महंगा हो जाएगा। ये आप सब लोगों ने सुना होगा, जो ऑडियंस है उन्होंने भी सुना हुँ, होगा। हुँ। तो इसका क्या मतलब है? जब मेट्रो आ जाएगी तो ये जगह हमारे अप्रोच में आ जाएगी। ऐसे ही दिल्ली से आगरा का हाईवे बना, या दिल्ली से देहरादून बना, ये सब बन ही रहे हैं ना। पिछले 10 सालों में आप देख रहे हो सड़क पे कितना काम हो रहा है, इंफ्रा पे कितना काम हो रहा है। तो आज से 10 साल पहले देहरादून की जो कीमत थी जमीनों की, हुँ, हुँ। क्या वो आज है? सहारनपुर की जो जमीनों की कीमत थी जो आज है, वो क्या थी पहले? नहीं है। अब आपको सरकार ने एक इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के फॉर्म में असेट दे दिया। अब आप कहोगे इसमें सरकार ने क्या किया? तो भाई अगर तुम्हारे गांव तक सड़क ही नहीं आती तो तुम तो वही 2,000 रुपए गज में ही बैठे होते। लाख रुपए गज की जमीन बेचनी तो सबको अच्छी लगती है, पर आप ये नहीं सोच रहे कि वो लाख रुपए में सरकार का भी कुछ योगदान है। हमें मोदी जी को भी थैंक्स बोल देना चाहिए, फॉर दैट मैटर किसी भी सरकार हुँ, को। लेकिन आप लोग दोनों की बातें आम आदमी को लग रहा होगा कि ये बातें 2, 4, 5 साल बजट जो है ना एक क्रमिक प्रक्रिया है। ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है। 1 साल बजट आया तो ऐसा नहीं है कि 20 साल बाद आएगा। अगले साल भी आएगा, अगले साल भी आएगा। तो बजट में एक दूरदृष्टि भी रहती है और बजट में जो तात्कालिक समस्याएँ हैं, चुनौतियाँ हैं, उनसे लड़ने और उनको निपटाने का प्रयास भी रहता है। तो मैं यह 12 लाख करोड़ का जो बजट है इंफ्रा के लिए, उससे ज़्यादा है, 12 लाख 20,000 करोड़ जी का है।
तो आपको ये लगता है कि देश में जो एक्सप्रेसवेज़ और हाईवेज़ होंगे, ये सारे बनेंगे तो मैं देश एक में इस तरक्की पे होगी? थोड़ा-सा और ऐड कर दूँ? हाँ। देखिए, जब भी कहीं सड़क बनती है, तो वो केवल सड़क नहीं होती। हुँ, सड़क बनती है, ज़मीनों के रेट बढ़ते हैं। वहाँ के कुछ लोग ज़मीनें बेच के क्या करते हैं, गाड़ियाँ खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, शहर की तरफ आते हैं। शहर में आते हैं, उनके बच्चे और ज़्यादा बेहतर स्कूलों, कॉलेजों में पढ़ते हैं। हुँ। आप देखिए, एक सड़क से विकास कितना होता है। केवल सड़क मत देखिए उसे, ये मत सोचिए कि डंगर कार तारकोल की सड़क है। आज सड़क जहाँ-जहाँ बनी है, जिस-जिस गाँव तक सड़क पहुँची है, जिस-जिस गाँव तक रेलवे पहुँचा है, जिस-जिस गाँव तक अब ये रेल कॉरिडोर 7 रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं वहाँ ग्रोथ नहीं होगी? हुँ। पॉसिबल ही नहीं है। हमें क्या है कि हमें ना एक कैंडी खाने की आदत है कि मैडम आएँगी, बोलेंगी, हमें कोई 10, 20, 50,000, 2 लाख, 1 लाख का इंसेंटिव डायरेक्ट मिलेगा। इस बार उन्होंने कहा नहीं भैया ये आदत छोड़नी पड़ेगी। हर बार आप आओ और हर बार कैंडी मिल जाए, नहीं। अब आपको हम सक्षम बना रहे हैं, कैंडी आप खुद खरीदो। हम लोग क्यों सब्सिडी और ये टैक्स की कि भैया टैक्स का फ़ायदा मिले इस पे बात कर रहे हैं। हम लोग सरकार का विज़न ये क्यों नहीं देख रहे कि आज से 5 साल बाद जो हमारी कमाई आ जाए वो 6 गुना 10 गुना हो सकती है। ये कहने का मतलब है कि हमको जो तात्कालिक फ़ायदे हैं, टैक्स में रियायत पिछले साल आपको बहुत मिल गई थी, इस बार सरकार ने दिया। दीपक जी कह रहे हैं कि जीएसटी में जो भी चेंजेस थे कर दिए गए, सामान आपका सस्ता हो गया है, तो बार-बार एक ही चीज़ पर जाकर के अटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान सम्मान निधि 6,000 से 9,000 होने थे, आपका कहना ये है कि तरक्की कीजिए, विकास कीजिए, उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, ये सब्सिडी दे करके और पैसे दे करके समाज में आप बहुत अच्छा देश का नहीं कर सकते हैं। अ मोटे तौर पर ये माना जाता है कि लोगों के पास में मार्केट में जो पैसा जाता है, तो परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ती है और सामान भी बिकता है। ये मैं देख रहा हूँ कि जी राम जी जो है 95,000 करोड़ दिया गया हुँ। है। ज़ाहिर है गाँव में जो सड़कें बनेंगी, बाकी सारी चीज़ नाले बनेंगे उनके लिए भी है। जो इंफ्रा पर है, वो 3 लाख करोड़ का है, तो 4 लाख करोड़ के आस-पास तो यही मामला बन जाता है। फिर वो बायोफ़ार्मा 10,000 करोड़ का है, तो कहीं न कहीं कुछ बन रहा होगा तो किसी न किसी को काम मिलेगा। ये जो 4-5 लाख करोड़ मुझे दिख रहे हैं, यह भी तो लिक्विडिटी ही जाएगी मार्केट के भीतर। हुँ। तो उससे भी आपको लगता है कि मार्केट जो है, हुँ। वो थोड़ा-सा अपने आप को सस्टेन करेगा, बढ़ेगा? देखिए, इससे पहले ना थोड़ी ऊपर की पिक्चर देखते हैं, हुँ, तब इसके ऊपर और क्लैरिटी हमको मिलेगी। हुँ, अभी देखो ट्रम्प है प्रेसिडेंट, पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं, वो ऑलमोस्ट हफ्ते में 2-3 दिन आकर के कुछ स्टेटमेंट देता है और इकॉनमी हमारी हिल जाती है, मार्केट हमारा हिल जाता है। एक आदमी, उसके एक स्टेटमेंट से हमारे पूरे देश की इकॉनमी हिल जाती है। इसका मतलब क्या हमारी इकॉनमी कमज़ोर है क्या? फाउंडेशन कमज़ोर है क्या? जवाब है हाँ, कमज़ोर है। अब कमज़ोर कैसे है? कमज़ोर इसलिए है कि हमारे इन्वेस्टरों को या फिर हमारे इकोनॉमिस्टों को ये नहीं समझ में आ रहा, वो जो बात कर रहा है, वो किस हद तक पॉसिबल है? वो कितने हद तक पॉसिबल है? वो कहता है कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे और मार्केट हिल जाता है। हर चीज़ उसकी कही हुई स्टेटमेंट पॉसिबल नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे ना हम देखो दुनिया की ना दूसरी सबसे बड़ी वर्कफ़ोर्स है, सबसे बड़ी दूसरी। पहला चाइना है, दूसरा। लेकिन ये जो वर्कफ़ोर्स है ना हमारा, स्किल्ड नहीं है, शायद सही डायरेक्शन नहीं है। अगर इस वर्कफ़ोर्स को सही स्किल दिया जाए, सही डायरेक्शन दिया जाए, तो शायद हमारे कॉम्पिटिशन में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो आज का जो बजट आया है, आप देखेंगे उस पॉइंट पे आता हूँ मैं, उसके साथ-साथ आप जितनी चीज़ें जोड़ेंगे ना, आज के बजट में पहली बार मैंने ऐसा देखा कि चाहे आप कंटेंट क्रिएटर वाली बात ले लो, चाहे आप एम्स बनने की बात ले लो, चाहे आप सेमीकंडक्टर वाली बात ले लो, हर चीज़ के साथ सरकार ने एजुकेशन को जोड़ा है। उसकी इंस्टीट्यूट, उसके कॉलेजेस की बात करी है। इसका मतलब मुझे ये दिख रहा है कि सरकार शायद उस फाउंडेशन की बात कर रही है, जो ट्रम्प की एक धमकी से वो पूरा हिल जाता है ना, तो अब सरकार को ये लग रहा है कि फाउंडेशन हमारी शायद कमज़ोर है, अब फाउंडेशन मजबूत करने का समय है। और चाहे आदमी हो या देश, फाउंडेशन शॉर्ट टर्म की चीज़ नहीं होती। फाउंडेशन बनने में समय लगता है और फाउंडेशन बनाना सबको बोरिंग लगता है, सबको। और जब फाउंडेशन बन रहा होता है, किसी को भी फाउंडेशन का इम्पैक्ट तुरंत नहीं दिखता। घर का जब बेसमेंट बनता है ना, हुँ। ज़मीन के अंदर बनता है, लेकिन अगर वो बेसमेंट ना बनाया जाए, ऊपर की 20 फ्लोर कमज़ोर रह जाएगी। तो शायद मुझे लगता है कि ट्रम्प ने आपदा क्रिएट किया हम पर, लेकिन हम उस आपदा के बीच अवसर ढूँढ लाए कि हमको सही चीज़ें क्या-क्या करनी है। ये छूट, वो छूट, ये सब्सिडी, वो सब्सिडी, ये सब देना लोगों को अच्छा लगता है, लोगों को लेकर के। और लोग उस सब्सिडी को लेकर के वोट भी दे देते हैं। ₹10,000 बैंक में आए, दे दिए वोट, सरकार बन गई।
लेकिन अब शायद सरकार को समझ में आ रहा है कि भैया ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। असल में एजुकेट करना पड़ेगा लोगों को। अब उसके लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि लॉन्ग टर्म फाउंडेशन क्रिएट हो। दीपक जी, एक सवाल है। अगर आप यह प्रोजेक्शन देते हैं कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो 6.5 से 7% के आसपास का इस साल का रहेगा। सागर यह भी कहते हैं कि हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पिछले साल के मुकाबले इस बार कम रहा। पैसा मेरे पास कम है, ग्रोथ रेट आप दिखा रहे हैं ठीक-ठाक है। आप यह भी कहते हैं कि दुनिया के क्राइसिस को देखते हुए हमने लोगों को मुफ्त की रेवड़ियाँ नहीं बाँटी हैं, बल्कि हमने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया है। यह तीनों बातें आपस में एक-दूसरे से मेल नहीं खाती कि ग्रोथ रेट भी आपका ठीक हो रहा है, आपका रुपये डिवैल्यूड हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया आपका गिर रहा है, ग्रोथ रेट ठीक है आपका, दुनिया की क्राइसिस को देख कर के आप आनंद को रेवड़ी नहीं दे रहे हैं, आप फ्यूचर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसको कैसे ड एक आम आदमी को कैसे बताएँ कि ये तो सब कुछ ठीक है, आपस में मिला हुआ है, ये म कॉन्ट्रडिक्शंस नहीं है? मैं देखिए आपको ग्रोथ की एक थोड़ी-सी स्टोरी सुनाता हूँ और ये सब जितने भी आपकी ऑडियंस है ना इसको भी कोरिलेट करेगी। हुँ। मैं गाज़ियाबाद रहता था पहले। हुँ। मैं आपको बिल्कुल वास्तविक स्टोरी बता रहा हूँ और आप मुझे बताएँगे कि सर ये 7%, 10% या कितने ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति साहब काम करते थे एज़ सुपरवाइज़र। मैं 20 साल, 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। सागर भाई आप भी इसको कोरिलेट करिएगा। और वो व्यक्ति मेरे यहाँ शायद 3 या 5,000 रुपए लेता था उस वक़्त। उसने जैसे-तैसे 2-3 साल नौकरी करके कुछ एडवांस लेके ग्रेटर नोएडा जो आज है, वहाँ पे एक गाँव था बिशरख। हुँ। वहाँ पे उसने एक 50 गज का वो ले लिया, प्लॉट लिया। प्लॉट ले लिया जो कि उसे 50,000 रुपए का उस वक़्त मिला। हुँ। ठीक है? आज 20 साल बाद उस प्लॉट की क्या वैल्यू समझ रहे हैं सर आप? 1 करोड़ का बिकता है वो उसका। क्योंकि वो बिल्कुल बीचों-बीच अब ग्रेटर नोएडा कहलाता है। वो पहले वो बिशरख गाँव हुँ। था, फिर वो आज की तारीख में वो बिल्कुल गौड़ सिटी के कहीं आस-पास आ गया। ठीक है जी? अब आप यहाँ पे ज़रा रेट ऑफ ग्रोथ हिसाब लगाइए। ठीक है। ये लेकिन ये संयोग ये है ना। नहीं, ये सहयोग नहीं है। 140 करोड़ का सर देश है, मैं दूर-दराज के नहीं, इलाकों नहीं में जो लोग दूर-दराज जिन में भी हालात में रहते हैं। हाँ, दूर-दराज की भी मैं बता रहा हूँ। आप चाहे बिहार चले जाइए, चाहे आप एमपी चले जाइए, चाहे आप इंटीरियर्स में चले जाइए। आज से 10 साल पहले जो जगह 1,000-2,000 रुपए गज में बिक रही थी, आज वो 50,000 रुपए गज में सब जगह बिक रही है। देश में कहीं भी ऐसा नहीं है। तो आपने हर आदमी जो कि लेबर की जॉब भी कर रहा था, कोई भी जॉब कर रहा था, आज की तारीख में वो 10, 20, 50 लाख का स्वामी हो गया। आप इस ग्रोथ को कम समझ रहे हैं? हुँ। आप सोच के देखिए कि एक बार जब कहीं भी शहरीकरण होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचता है, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हुँ। हूँ हुँ। कि सरकार जो ये 12 लाख करोड़ इंफ्रा पे और इस पे खर्च करने की बातें कर रही है, हम सबसे बड़ा बजट हमारा इस साल क्या है? डिफेंस। हुँ। यानी कि हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि आस-पास के जो देश हैं, वो हमारे पे कोई ऐसे नज़र ना लगा सके। हुँ। ठीक है जी? जिस तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, जैसे अभी सागर भाई ने बोला कि ट्रम्प साहब रोज आंख दिखा देते हैं, इधर हमें चाइना आंख दिखा देता है, कभी पाकिस्तान अटैक कर देता है और कोई भी फॉर दैट मैटर बीच में बांग्लादेश भी हमें जो है आंख दिखा रहा था। तो कुल मिला के क्या है, जब हमारे पास हथियार होगा तो उनको सबको पता लग जाएगा ना। कोई ये छुपा के तो मोदी जी ले नहीं आएंगे कि भैया आज हमने जहाज खरीद लिया, बताना किसी को नहीं है। जब हमारी ताकत बढ़ेगी तो दुश्मन जो है या पड़ोसी मुल्क जो भी है वो अपने आप को सोच समझ के हमारे से पंगा लेगा। आप ये तो बट नेचुरल प्राकृतिक बात है ना। हुँ। दूसरी चीज आप ये समझिए कि सशक्तिकरण हमारे यहाँ तो हर व्यक्ति का हो रहा है। आप ये क्यों सोच रहे हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ उस आदमी की हो रही है जिसको डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट मिला, और आप इस चीज को कम समझ रहे हैं। 1 लाख रुपए या 1.25 लाख रुपया जो आदमी महीने का कमाता है, ही इज एट जीरो टैक्स। इसको आप कम समझ रहे हैं। पहले क्या था, 50,000 वाला भी टैक्स के स्लैब में आता था, आज 1.25 लाख वाला नहीं आता। तो इसका मतलब देश तो तरक्की कर ही रहा है ना। दूसरा, एजुकेशन हमारे यहाँ बहुत एक प्राइम फैक्टर है। अगर सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे, सब लोग स्किल्ड वर्कर की तरह आएंगे, सब लोगों के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा जाग जाएगी बाय द मीन्स ऑफ एजुकेशन, तो देश तरक्की ना करे, ये कैसे हो सकता है? और देश की तरक्की का जिम्मा केवल मोदी जी या निर्मला मैडम का नहीं है, हम सब हैं उस देश में। हम सबको कोशिश करनी है कि भैया हमें आगे बढ़ना है। आप अपनी एक दुकान खोलते हैं, उसके लिए तो आप जान लगा देते हैं, देश के लिए लगाइए ना जान। हुँ। क्या ये ठेका सिर्फ मोदी जी ने लिया है? मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग मोदी जी या निर्मला ताई। मुझे ये बजट में थोड़ी सी कमी लगी, जो मैं खुल के बोलता हूँ
कि हाँ 2 5 10,000 20,000 रुपए का डायरेक्ट इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता तो लोग सारे खुश हो जाते, क्योंकि लोगों को एक कैंडी चाहिए थी, आप कैंडी पकड़ा सकते थे। लेकिन जो आपने काम किया, इसका जो बेनिफिट है ना, ये आज इन्वेस्टमेंट हुई है देश के ऊपर, इसका बेनिफिट हमें मिलेगा 5 साल बाद। सागर, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कम करेगा या महंगाई को कम करेगा, ये कैसे? अब फिस्कल डेफिसिट पहले समझते हैं कि फिस्कल डेफिसिट ना हमारा वो चीज़ होता है कि हमारा खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है। तो आमदनी अगर हम बढ़ा पाएँ, तो फिस्कल डेफिसिट हमारा कम होता चला जाएगा। अब जैसे हम एग्ज़ाम्पल लें, ये एम्स की बात करेंगे, 5 एम्स आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं। इसके पीछे की चीज़ें देखिए क्या-क्या होंगी इससे, इसका इम्पैक्ट रेट्रो अगर हम करें तो कहाँ-कहाँ चीज़ें निकल के आती हैं। आज हमारे पास एक मेन एम्स है, बड़ा वाला एम्स है, वो एलोपैथिक वाला है। अच्छा, एलोपैथिक दवाइयाँ हमारे यहाँ से कम, बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट होती हैं, सारी महँगी-महँगाई दवाइयाँ बाहर से इम्पोर्ट होती हैं। अगर आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बनता है, अच्छा आयुर्वेद यूएस वगैरह में, बाहर के देशों में अच्छा खासा है, लेकिन चीज़ें हमारे यहाँ से वहाँ जाती हैं। अगर आयुर्वेद को हम हब बना पाएँ किसी तरीके से, तो वहाँ के लोग इधर आएँगे, वहाँ के लोगों का पैसा भी यहाँ पे आएगा। अच्छा, हमारे देश की चीज़ बाहर जाएगी, इसका मतलब हमारी कमाई बढ़ेगी ना इससे। तो इस बजट में जितनी चीज़ें हुई हैं ना, वो सारे कमाई बना बढ़ाए वाले एक्टिविटीज़ करी गई हैं। तो जब कमाई बढ़ती है, तभी तो फिस्कल डेफिसिट घटेगा ना। सेमीकंडक्टर पर बड़ा जोर है और बजट में 40,000 करोड़ का एलोकेशन है। सेमीकंडक्टर आने वाले समय में एक बड़ी ज़रूरत है, हिंदुस्तान के लिए चैलेंज भी है कि आपको ताइवान और साउथ कोरिया जैसे देशों पे बहुत निर्भर रहना पड़ता है। ये जो सेक्टर है या ये इंडस्ट्री हिंदुस्तान में जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, ये जो बजटरी एलोकेशन है, उसके लिहाज से है या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट आप और देख रहे हैं हिंदुस्तान की ज़रूरतों के लिहाज से? देखिए जी, इसमें मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट देख रहा हूँ। ये तो सरकार कर रही है, उसके बाद पब्लिक पार्टिसिपेशन भी तो आएगा ना। जो बड़े-बड़े ग्रुप हैं, जैसे टाटा ग्रुप है, या हो सकता है अडानी जी हैं या अंबानी जी हैं, ये भी तो कल आएँगे इस सेक्टर में। कोई ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ सरकार ही 40,000। सरकार क्या करेगी, एक जगह बनाएगी जिसको कि कोई इंडस्ट्रियल पार्क बताएगी कि ये सिर्फ सेमीकंडक्टर्स के लिए है। सरकार तो 40,000 करोड़ वहाँ खर्च करेगी इंफ्रा देने में। जो इंडस्ट्री लगेगी वो तो 4 लाख करोड़ की लगने वाली है सर। सेकेंडली, एआई जैसे लोगों की नौकरियां खाता जा रहा है, तो जब इस तरह के कोई इंडस्ट्रियल पार्क बनेंगे, इस तरह के सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज लगेंगी, इस तरह की गवर्नमेंट की गवर्नेंस आएगी कि भैया यहाँ पे इस सेक्टर को हमें प्रमोट करना है, तो आप ये नहीं समझते कि इससे लाखों लोगों को नौकरियां मिलेंगी भी। तो मेरा कहना यह है कि फिर वही वाली बात है राणा साहब, कि आप पॉजिटिव देखना चाहते हैं तो आपको चीज़ें पॉजिटिव दिखती हैं, आप नेगेटिव देखना चाहते हैं तो आपको चीज़ें नेगेटिव दिखती हैं। मुझे इसमें बजट में कोई भी ऐसी नेगेटिव चीज़ नहीं दिखती, क्योंकि आपको कहीं भी पेनलाइज नहीं किया गया। और पिछले साल आप देखिए, आपको रेवड़ियां भर भर के मिली हैं। कैसे? जीएसटी 2.0, इनकम टैक्स में बहुत बड़ी छूट। तो ये 2 फैक्टर थे, तो अब सरकार के पास पैसा बचा कहाँ है कि आपको फिर से कोई बेनिफिट दे सके। और वो इनकम टैक्स में छूट कोई ऐसा-वैसा नहीं था। 3 लाख से 7 लाख तक की छूट पहुँचने में मुझे लगता है 12-15 साल लगे थे। 12-15 साल लगे थे। 7 लाख से 12 लाख 1 साल में एक इफेक्टिव साल में पहुँचा। आ गया। तो ये छूट नहीं है, बहुत बड़ी छूट थी। बहुत बड़ी छूट। हाँ, तो लेकिन सागर, एक सवाल है, जैसे बैंकिंग सेक्टर का ज़िक्र है। बैंकिंग सेक्टर में इतनी बीमारियाँ रही हैं, ख़ास करके जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स रहे हैं, पब्लिक नेशनलाइज़्ड बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक्स हैं, वो हिंदुस्तान में हैं, उनका तौर-तरीका काम करने का अलग है, वो एक शोषण का अलग अड्डा बने हुए हैं। जो नॉन बैंकिंग एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, सरकार कह रही है कि इस बजट में बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स के ज़रिए विकसित भारत के लिए इनको तैयार किया जाएगा। क्या रिफॉर्म्स होंगे? किस तरह के होंगे? एक डेवलप्ड इंडिया के लिए बैंकिंग रिफॉर्म्स कहाँ-कहाँ तक दरकार हैं और इस बजट से आप क्या उम्मीद करते हैं? कितने रिफॉर्म्स, किस तरह के रिफॉर्म्स? देखिए, बैंकिंग रिफ़ॉर्म के लिए ना बैंकिंग का थ्रेट पहले समझते हैं कि बैंकिंग का सबसे बड़ा थ्रेट क्या होता है? बैंकिंग का सबसे बड़ा थ्रेट है एनपीए। लोन लिया, उसने लोन वापस नहीं किया, एनपीए हो गया। तो जब लोन वापस नहीं पहुँचता बैंक के पास, तब बैंक का घाटा होता है। बैंक के पास बहुत रेयर मिनिमल ऑप्शंस हैं जहाँ बैंक घाटा सहे। सिर्फ वही ऑप्शन है जब लोन वापस ना मिले। अच्छा, लोन के लिए अब सरकार क्या कैसे डीप डाइव करेगी, ये तो सरकार फ्यूचर में पता चलेगा। लेकिन बैंकिंग सेक्टर को अगर प्रोटेक्ट किया जाए, बैंकिंग को अगर लेवरेज दिया जाए, उसकी हेल्प करी जाए,
तो बैंकिंग ही तो कोर होता है जो कि किसी भी इंडस्ट्री को फंड करने का ज़रिया बनता है। अगर बैंक में पैसे हैं, आज जैसे हम कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी चल रही थी कि आज के लोग पैसा म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में रखना पसंद करते हैं, बैंकों से पैसा निकल रहा है, तो बैंक में क्राइसिस बढ़ रही है। तो अगर सोचिए बैंकों में क्राइसिस बढ़ने लग गई, बैंक का पैसा खाली होने लग गया, इंडस्ट्री को लोन कौन देगा? आम आदमी को लोन कौन देगा? अब इंडस्ट्री को लोन नहीं मिलेगा, लेकिन इंडस्ट्री डेवलप सागर नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या है कि आम आदमी ने अगर लोन ले रखा है तो उसके दरवाजे पर तो वो एकदम रगड़ के खड़ा हो जाते हैं, उसको बाजार में घेर लेते हैं। हुँ। लेकिन मोटे आसामी हज़ार-हज़ार करोड़ लेकर के और चुपचाप डकार के बैठ जाते हैं या देश से निकल जाते हैं, उनका कुछ नहीं होता है। तो एनपीए जो भी है बैंक का, वो तो मोटे असामियों का है। हुँ। तो रिफ़ॉर्म्स तो उस लिहाज से तैयार किया जाना चाहिए। हम आप तो जितना भी लोन लेंगे पता है कि इन जाएँगे कहाँ, इनको तो वसूल ही इसी नहीं है। चीज़ की क्लैरिटी नहीं है कि ये रिफ़ॉर्म्स कैसे होगा, क्या होगा उसमें? ये क्लैरिटी ज़रूरी है। 2 मोटी इसमें बातें इसमें हाँ, मेरा ऐसा मानना है कि जब कोई भी चीज़ में रिफ़ॉर्म आता है, रेगुलेटरी बेटर होती है, तो जैसे आज से 3-4 साल पहले एक रिफ़ॉर्म आया था इंश्योरेंस में। हुँ, उसके बाद क्या हुआ? उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ ह्यूज गैप, एफडीआई का अलाउंस आ गया। पहले कुछ कम आया, फिर बढ़ा, बढ़ा, बढ़ा और अब काफ़ी अच्छा एफडीआई अलाउड है इंश्योरेंस सेक्टर में। तो हो सकता है सरकार इसमें ये सोच रही हो कि जो अपने सरकारी बैंक हैं, पहले तो उन्होंने आप इसका देखिए अगेन आपको इमीडिएट कैंडी खाने की आदत है और सरकार को काम करना है 10 साल में। आप देखिए पिछले 5 साल में कितने बैंक्स के मर्जर हुए, सरकारी बैंक कितने कम हो गए हैं। हुँ, हुँ। अगर आपको याद हो कोविड के बाद सरकार ने कितने बैंक के मर्जर करे। अब आप मुट्ठी भर ही बैंक रह गए हैं। पहले हमारे पास 22-23 सरकारी बैंक होते थे। ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, नामों हुँ, की। हुँ, तो अब क्या है कि ये सरकारी बैंक्स हैं, जैसा अभी आपने खुद बोला कि इनकी वर्किंग में प्रॉब्लम है, हुँ। तो इनकी वर्किंग कैसे सुधारी जाए? फिर वही बात आ जाती है कि मोदी जी तो जाएँगे नहीं कि भैया तू सरकारी आदमी है, तू सरकारी बैंक है, तू जो है यहाँ काम कर। आज क्यों ऐसा होता है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में खर्चे ज़्यादा देने के बाद भी उनके पास क्लाइंटेल ज़्यादा है सरकारी बैंकों से? आज आप एक चेकबुक इश्यू करानी है, मान लीजिए सरकारी बैंक का खर्चा मान लीजिए ₹100 है, तो प्राइवेट बैंक ₹250 लेता है उस बात के। हुँ, कोई भी खर्चा आपका चेक बाउंस हो जाए, वैसे अब तो चेक काम नहीं है, सब यूपीआई से कर रहे हैं, लेकिन अगर चेक बाउंस आपका सरकारी बैंक में हो तो अगर ₹108 लगते हैं, 115 लगते हैं, यहाँ पे ₹300 लगते हैं। तो सरकारी बैंक के मुकाबले उनके खर्चे तो हर चीज़ के 3 गुना हैं ही हैं। हुँ, हुँ, उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग जो है इसमें काम कर रहे हैं प्राइवेट बैंक्स में। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ ऑफ द सर्विस। हुँ। एटीएम भी ज़्यादा हैं, फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, पेपर वर्क और फॉर्मेलिटीज़ कम है सरकारी के मुकाबले। आज आपको लोन लेना हो, आप किसी प्राइवेट बैंक पर जाइए, वो कहेगा जी मैं 10 पे दूँगा, आप वहाँ से ले लेंगे बजाय इसके कि सरकारी बैंक से 7 में लें। क्यों? क्योंकि वो पेपर वर्क और एक प्रोसेस में इतना आपको इन्वॉल्व कर देते हैं। बैंकिंग रिफ़ॉर्म्स में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वो सिर्फ़ बजटरी एलोकेशन और बजट में प्रोविज़न कर देने पर से काम नहीं चलता है। बैंक एक बड़ा मतलब झंझट है, झमेला है आम आदमी के लिए। नहीं, नहीं, लेकिन आज की तारीख में आप ये देखिए राणा साहब कि बैंक अगर नहीं हो तो ड्राइविंग फ़ोर्स है बैंक देश के लिए। आज जो लड़का ₹50,000 कमा रहा है वो भी आईफ़ोन लेके चल रहा है। क्यों? क्योंकि बैंक कहता है भैया तेरा सिबिल ठीक है, तू मेरे से बैंक लोन ले आईफ़ोन लो, का लोन ले ले, लोन ले लो। गाड़ी ले तो ले, घर ले ले। समूचा देश क्रेडिट पे नहीं चल सकता है, देश को कमाना भी पड़ता है और अभी रेवेन्यू की बात चल रही है कि फिस्कल डेफ़िसिट जो है ना, उसको यह बजट ठीक करेगा पीएम कह रहे हैं और सागर ने अभी उसको बताया भी कि कैसे हो सकता है। मैं चूँकि मैं 2 मिनट बचे हुए हैं, इस बजट को मैं कहूँ कि एक लाइन में डिफ़ाइन करें और 10 में से कितना नंबर आप देंगे? तो सागर क्या देंगे? मैं 10 में से 7 इसको देना चाहूँगा क्योंकि इसमें बुरी बातें भी हैं। बुरी बातें हैं कि एसटीटी को बढ़ाया गया है। हुँ, अब एसटीटी क्या होता है? सिक्योरिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स होता है। मतलब स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टिंग करते हैं या आप ट्रेडिंग करते हैं, तो हर एक ट्रांज़ैक्शन चाहे आप खरीदो या बेचो, पहले 0 पॉइंट आई गेस 02% था, 0.02 था, 02 था, अब उसको 0.05 मतलब लगभग ढाई गुना के ढाई आसपास गुना बढ़ा कर दिया दिया गया है। 2.5x। अच्छा, ये एसटीटी को अगर हम समझें, तो एसटीटी आपने अगर प्रॉफ़िट कमाया, तो सरकार को आप टैक्स दोगे एसटीटी के तौर पर। लेकिन अगर आपका लॉस हुआ, तब भी आप दोगे। तो मतलब एसटीटी आप चाहो कमाओ या गँवाओ, सरकार को तो जाता है। अच्छा, पिछले 3 साल का अगर आप डेटा देखें, तो हर साल एसटीटी लगभग दोगुना हो जाता है, डेढ़ गुना हो जाता है। तो एसटीटी एक बड़ा ज़रिया है सरकार की कमाई का, ऑलरेडी वो कमा रही है सरकार। तो यहाँ पे आप एसटीटी को छोड़ सकते थे, इग्नोर कर सकते थे या घटा सकते थे। असम्पशन ये था, बातें ये हो रही थी कि इस बार सरकार एसटीटी घटाएगी, लेकिन घटाने के बजाय उसने बढ़ा दिया। अच्छा, स्टॉक मार्केट में एक लाइन कहते हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए नो न्यूज़ इज़ अ गुड न्यूज़। हुँ, अगर ये एसटीटी वाली न्यूज़ नहीं आती, तो आज जो बड़ा 2.5% का
करेक्शन दिखा है, शायद हम उससे बच सकते थे। आज बड़ी-बड़ी कंपनियाँ 5%, 8%, बीएसई 10-12% आज टूटा है। नीचे हैं। वो एक एसटीटी मुझे लगता है बड़ा फैक्टर है। आपको भी लगता है स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं आप तो। दूसरा ये है कि स्टॉक मार्केट में बजट के बाद जैसे गिरावट देखी गई, वो और बजट को एक लाइन में डिफाइन करना चाहते हैं वो, और कुल 10 में से आप कितना नंबर देना चाहते 10 में से मैं 8 नंबर दे दूंगा सरकार को हैं? हुँ, और निर्मला जी को और मोदी जी को। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि इसमें एसटीटी तो देखिए, मैं क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर ही हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा पेन पॉइंट है, क्योंकि जैसा सागर साहब भाई ने बताया कि प्रॉफिट में भी देना है, लॉस में भी देना है, तो वो तो हमें देना ही है, क्योंकि टैक्सेस तो आप बचा ही नहीं सकते। हुँ, लेकिन इसमें जो है बजट में एक, अगर सिर्फ इसे एक लाइन में डिफाइन करना हो तो दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक बजट, देर इज नो इमीडिएट कैंडी फॉर एनीवन। हुँ। बट हाँ, वही वाली बात है कि नींव अगर स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि सरकार भी यही कह रही है, निर्मला जी भी यही कह रही है, मोदी जी भी यही कह रहे हैं कि हमें इस बजट को आज नहीं देखना, 47 में देखना है। तो यानी कि ये लोग भी इसे 20 साल आगे की बात कर रहे हैं। एक और चीज़ है जिस पे हमारी चर्चा नहीं हुई कि अब जो नया इनकम टैक्स का रूल लागू हो रहा है, उसमें बहुत सारे बेनिफिट हैं लोगों को, लेट भरने पे भी बेनिफिट है, टीडीएस और टीसीएस में भी कुछ रियायत है, भरना आसान हो गया है। भरना आसान हो गया है। प्लस अब वो जो पहले असेसमेंट ईयर, टैक्सेशन ईयर वो अलग अलग होते थे, तो अब सिर्फ एक होगा टैक्स ईयर। तो थोड़ी सी ईज तो यहाँ भी दी है। लेकिन वही वाली बात है कि हमें कैंडी खाने की आदत है, तो हम उसको रो रहे हैं कि भाई जो नहीं मिला, जो मिला उसको एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। तो हमें जो नहीं मिला उसके लिए पेन होता है, लेकिन जो मिला है उसके लिए हम खुश कम होते हैं। साथ का वादा अभी कितना लोगे मुझसे, कुछ दूर चलो, मंजिल तो अभी बाकी है। तो दोनों मेहमान हमारे ऐसा ही कह रहे हैं कि तुरंत फ़ायदा हो जाए, हर बार ये ज़रूरी नहीं है, पिछली बार में बहुत कुछ मिल गया है, कुछ मुल्क के लिए भी, और आने वाले वक़्त में हिंदुस्तान बहुत मज़बूत देश के तौर पे खड़ा हो, अपने दुश्मनों का ठीक से हम जवाब दे पाएँ, दुनिया में एक आर्थिक ताकत के तौर पे हम खड़ा हो सकें। ये बार-बार की धमकियाँ अमेरिका और दूसरे देशों की जो होती हैं, उनका कोई असर हम पर ना पड़े। इस लिहाज से ये बजट जो है, वो अच्छा है। आप दोनों का यही कहना है। तो अच्छा है, और फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिएगा। नमस्कार।